हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं देव, आपके YouTube चैनल एडी एजुकेशन मैं फिर आज आपको डायरेक्ट टैक्स के बारे में विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो पिछला वीडियो डायरेक्ट टैक्सेस का था उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे उसे YouTube से डिलीट करना पड़ा। तो इसलिए मैं दोबारा से आपके लिए डायरेक्ट टैक्स के बारे में लेकर आया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट टैक्स अंडर इनकम टैक्स। मीनिंग ऑफ द डायरेक्ट टैक्स, यानी कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? A direct tax is a type of tax that is directly imposed on individual or entities and is paid directly to the government। इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्ट टैक्स है वह डायरेक्टली इंडिविजुअल पर्सन और बिजनेसेस पर लगता है, यानी डायरेक्ट लगता है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरे नाम पर अगर कोई पैन कार्ड इशू कर रखा है, या वो बिजनेस जिसके नाम पर पैन कार्ड इशू है, तो जो पेमेंट होगी उसी नाम से डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा होगी। इसमें थर्ड पार्टी कोई नहीं होगा कि हम किसी और पर अपना बर्डन डाल दें। इसमें हमें डायरेक्टली इंडिविजुअल या बिजनेसेस को देना पड़ेगा। This tax is levied on income, profits or assets of a person or businesses and the liability cannot be transferred to another person। यानी ये जो टैक्स है किस पे लगेगा? इनकम। अगर कोई सैलरीड पर्सन है, कोई सरकारी या प्राइवेट कंपनी में काम करता है, जितना वो अर्न करेगा है उसके हिसाब से उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। या कोई प्रॉफिट गेन करता है, यानी मैं कोई सामान बेचता हूँ या मैंने कोई डील की है, उसमें जो मुझे प्रॉफिट होगा तो उसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। या कोई एसेट्स या कोई संपत्ति मैं सेल करता हूं तो उसके ऊपर मुझे डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। इसे मैं किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, यानी अगर मेरे नाम पर है, अगर ये मेरे नाम पर टैक्स है तो मुझे ही पे करना पड़ेगा, कोई और मेरे बिहाफ पर टैक्स पे नहीं कर पाएगा। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी अब हम इसके डायरेक्ट टैक्स के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। जैसे नंबर 1, पेड बाय द टैक्स पेयर, द इंडिविजुअल और एंटिटी ऑन हुम द टैक्स इज इम्पोज्ड मस्ट पे इट डायरेक्टली। यानी जो जिसके ऊपर ये टैक्स की लायबिलिटी आई है उसे क्या है, डायरेक्टली खुद ही पे करना पड़ेगा, वो किसी और को यानी उसके बिहाफ पर कोई दूसरा टैक्स पे नहीं कर पाएगा। नंबर 2, नॉन ट्रांसफरेबल, द बर्डन ऑफ द टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर। इसमें क्या है कि ये नॉन ट्रांसफरेबल है। मैं अगर चाहूं कि मेरे साथ वाला आदमी, मेरा नाम देवेंद्र है, मैं चाहूं कि राम या श्याम कोई भी मेरे नाम पर टैक्स पे कर दे, ऐसा नहीं होगा कभी। डिपार्टमेंट कहता है जिसके नाम पर है उसे ही वो टैक्स पे करना पड़ेगा, तो मुझे ही वो टैक्स पे करना पड़ेगा, मैं इसे ट्रांसफर नहीं कर सकता, यानी ये एक नॉन ट्रांसफरेबल टैक्स है। नंबर 3, बेस्ड ऑन इनकम और वेल्थ, डायरेक्ट टैक्स और मेनली इम्पोज्ड ऑन अर्निंग, प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन्स। जो डायरेक्ट टैक्स है वो किस पर लगता है? जो भी हम अर्न करते हैं या कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं और कोई कैपिटल गेन्स करते हैं, उसके ऊपर हमें डायरेक्टली टैक्स पे करना पड़ेगा इसका। नंबर 4, प्रोग्रेसिव इन नेचर, higher income group pay a higher percentage of tax compared to lower income groups। इसमें क्या है, इसमें अगर मेरा कोई छोटा बिजनेस है तो मैं अपने छोटे से बिजनेस के हिसाब से जितनी मैंने इनकम की है उसके हिसाब से टैक्स पे करूँ। अब मेरे बिहाफ पर जैसे कोई रतन टाटा है या रिलायंस कंपनी है, वो क्या करेगी, जितना, वो तो बहुत बड़ा ग्रुप है, तो जितना वो अर्न करेगी उसके हिसाब से उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर उसने 50 करोड़ रुपए टैक्स पे किया तो मुझे भी 50 करोड़ टैक्स पे करना पड़ेगा, नहीं। मेरे को मेरे हिसाब से, अगर मेरी इनकम 10 लाख है तो मुझे 10 लाख के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरह नहीं है कि सबको 18% ही टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे वो जितना भी सामान सेल करे। ये एक डायरेक्ट टैक्स है। ये क्या होगा, जितना मैं अर्न करूंगा, यानी जो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, जो मेरे इंडिविजुअल के लिए जो इनकम आ रही है उसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, और ये नॉन ट्रांसफरेबल है।
एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। इंडिया का जो डायरेक्ट टैक्स है उसके बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे नंबर 1, इनकम टैक्स लिवाइड ऑन एन इंडिविजुअल और बिजनेस अर्न। ये क्या है? इंडिविजुअल और जो बिजनेस अर्न करते हैं, जो भी पैसा कमाते हैं उसके ऊपर उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है। डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना पड़ता है। नंबर 2, कॉर्पोरेट टैक्स अप्लाइड टू द प्रॉफिट ऑफ कंपनीज। कॉर्पोरेट टैक्स कहाँ लगता है? जो कंपनीज जितनी आय प्राप्त करती हैं यानी इनकम करती हैं उसके हिसाब से उसे कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। नंबर 3, कैपिटल गेन्स टैक्स चार्ज ऑन द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स सच एज प्रॉपर्टी और स्टॉक्स। कैपिटल गेन्स क्या हुआ? अगर मैंने कोई स्टॉक्स बेचे यानी शेयर्स बेचे या अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करता हूं, उससे जो मेरे को अर्निंग हुई, डिपार्टमेंट को लगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा, ओ भाई इसने तो पैसा कमा लिया, साले से पैसा लेना है, तो वो सीधा आपके पास पहुंच जाएगी, ला भाई दे दे पैसा, तूने इनकम कर लिया है। तो यानी मैं कुछ भी कर लूं, मुझे चाहे मैं जितनी मर्जी इनकम करूं, डिपार्टमेंट को पैसा तो लेना ही लेना है मुझसे। वो क्या करेगी? हमारी इनकम पे अगर मैंने कोई स्टॉक्स लगाऊं भैया, उसको दबा के भी रखा रहने दे, पहले लॉस में गया, हार्ट अटैक बढ़ाया, फिर वो बढ़ा, उससे मेरे को इनकम हुई, तब भी डिपार्टमेंट कहेगा आजा बेटा पहले मेरा पैसा दे दे। यानी कुछ भी कर लो, मुझे डायरेक्ट टैक्स पे करना ही है। नंबर 4, वेल्थ टैक्स प्रोविजनली एप्लीकेबल इम्पोज्ड ऑन द नेट वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज। जो वेल्थ टैक्स है, जो हमारी वेल्थ होती है उसके ऊपर टैक्स लगता था, जो आजकल लागू नहीं है। डायरेक्ट टैक्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड हेल्प ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय ensuring that people contribute based on their income levels। प्रत्यक्ष कर सरकार के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। यानी कि जो क्या है, इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स है, वो गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू सोर्स है। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ये मेन रेवेन्यू सोर्स है। इसी से गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, यहीं से वो अर्निंग करती है और यह आर्थिक विकास में सहायक होता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो इंडिया यानी भारत की इकोनॉमी है वो बढ़ती है, वेल्थ बढ़ती है उसकी, क्योंकि इससे करदाता अपनी आय के अनुसार योगदान देता है। यानी कि वो पैसा कमाएगा, फिर सामान खरीदेगा, फिर उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स पे करेगा। पहले तो वो डायरेक्ट टैक्स अपनी जेब से दे देगा, फिर क्या करेगा? इनडायरेक्ट टैक्स में पैसा दे के खाली होकर टंडन वालों के घर चल पड़ेगा। सॉरी, जॉक्स अपार्ट। यानी कि वो क्या करेगा? उसे टैक्स पे करता रहे और गवर्नमेंट के खजाने भरता रहे। अब इसके बारे में हम डायरेक्ट टैक्स से कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अजय वर्क्स इन ए प्राइवेट कंपनी एंड अर्न्स एन एनुअल इनकम ऑफ 10 लाख। अब अजय है, वो क्या करता है? प्राइवेट कंपनी में काम करता है। जैसे कि मैं किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, मुझे मिलता है 10 लाख रुपए एज पर द इनकम टैक्स स्लैब सेट्स बाय द गवर्नमेंट। यानी कि जो गवर्नमेंट ने स्लैब सेट कर दिया, भाई तूने 10 लाख रुपए कमा लिए हैं, मेरा स्लैब है 7 लाख तक, तू 7 लाख तक फ्री है, बाकी 3 लाख है, आजा दे जा, तो मेरा पैसा मुझको दे जा। ही हैज टू पे इनकम टैक्स ऑन हिज अर्निंग। यानी कि भाई तूने इनकम कर लिया है, आजा फिर मेरा पैसा दे जा। यानी जितना भी उसने अर्न कर लिया है उसके ऊपर वो अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करेगा। दिस टैक्स मस्ट बी पेड बाय अजय हिमसेल्फ। तुझे ही टैक्स पे करना है अजय, यानी अजय को खुद को ही टैक्स पे करना है, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा टैक्स पे नहीं कर पाएगा। एंड ही कैन नॉट ट्रांसफर दिस बर्डन टू एनीवन एल्स। अब बेचारा अजय कहता है कि सर इस बार मेरे को 10 लाख का खर्चा है, भाई रविंदर महिंदर दे दे यार पैसा, तू जमा करा दे मेरे पास। गवर्नमेंट कहती है नहीं भाई 10 लाख है, तू ही दे, तेरे को ही देना है। तो दूसरा बंदा यानी उसका टैक्स नहीं पे कर पाएगा। अगर वो पैसे देगा, गवर्नमेंट कहती है अगर तूने उससे पैसा उस तेरे खाते में आ गया है भाई, तेरा स्लैब और बढ़ गया है। यानी अगर उसने बेचारा ने 1 लाख रुपए ले लिया किसी से, तो कही आया है तेरे पास तो 11 लाख आ गया, अब तू मेरे को 11 लाख पे दे। बेचारा कहाँ तो उसने 10 लाख इनकम किया है, तो अगर 1 लाख रुपए और आ जाता है तो उसको उस पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए आप अपने बिहाफ पर खुद ही टैक्स पे करना पड़ेगा, आपके बिहाफ पर कोई और टैक्स पे नहीं कर पाएगा। अगर वो आपको देता है अंडर खाते
ये नहीं कहता सबके सामने उधार लेते तो फिर चलो चलता है। अगर वो अंडर खाते आपको पैसा देता है कि चल भी तू दे दे टैक्स पे कर, तो वो जब आप उसको शो करोगे तो आपको उसके ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। सिमिलरली ए लार्ज कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड अर्न एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 50 करोड़। अब कोई XYZ कंपनी है, वो अर्न करती है 50 करोड़ रुपया पर ईयर। द गवर्नमेंट इम्पोज कॉर्पोरेट टैक्स ऑन इट्स प्रॉफिट। तो क्या करती है गवर्नमेंट, कहती है उसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लगा देती है कि भाई जो तेरा स्लैब है उसके हिसाब से मुझे टैक्स पे कर, विच द कंपनी मस्ट पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। और उसके बाद क्या है, कंपनी डायरेक्टली पे कर देती है गवर्नमेंट को। Conclusion, both Ajay and XYZ Private Limited are required to pay tax directly to the government। दोनों केसेस में चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो कंपनी है, तो उसे क्या है डायरेक्टली खुद ही पैसा पे करना है, उसके बिहाफ पर कोई और पे नहीं कर पाएगा। बेस्ड ऑन देयर इनकम और प्रॉफिट विच इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स, यानी उनके बेस पे, यानी उनकी इनकम के बेस पे जो वो टैक्स पे करते हैं उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब एंड रेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26, असेसमेंट ईयर 2026-27, यानी फाइनेंशियल 2025-26। फाइनेंशियल 2025-26 का मतलब होता है कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के बीच के फाइनेंशियल ईयर को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल कहते हैं। और असेसमेंट ईयर 2026 तक, यानी ये इसका असेसमेंट कब होगा, 26-27 में, तो इसको असेसमेंट ईयर 26-27 कहते हैं। इन द यूनियन बजट 2025, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस सिग्निफिकेंट रिवीजन, यानी यूनियन बजट, अभी जो यूनियन बजट 2025 आया है उसमें सीतारमन ने कुछ रिलीफ दिया है आम आदमी को जो सैलरीड पर्सन है। द इनकम स्ट्रक्चर इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1, 2025, यानी कि जो उसने चेंज किया है वो क्या इफेक्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव हो जाएगा और वो शुरू लागू हो जाएगा। दीज चेंजेस एम टू प्रोवाइड रिलीफ टू मिडिल क्लास टैक्स पेयर एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें क्या है कि ये जो टैक्स स्लैब्स बढ़ाया है वो किस लिए बढ़ाया कि एक आम आदमी यानी कि मिडल मैन आदमी जैसे मैं हूँ या आप जैसे लोग हैं, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले और वो अपनी ग्रोथ कर सके। और पर फिर भी वो क्या है, गवर्नमेंट कहती है कि वो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हाथ बढ़ाए। भाई तेरे को रिलीफ दे दिए, अब तू सामान ज्यादा खरीद और पैसा दे, यानी कि उसे पैसा देना ही देना है। इनडायरेक्ट टैक्स में दे, पहले डायरेक्ट टैक्स में तूने दे ही दिया, अब मैं तेरे को थोड़ा छूट देती हूँ, अब तू इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ जा, वहां सामान ज्यादा खरीद, उसमें से मैं तेरे से टैक्स निकाल ही लूंगी। जाता कहाँ है, आएगा तो तू मेरे पास ही। अब स्लैब के बारे में बात करते हैं। इनकम फ्रॉम 12 लाख टू 15 लाख, यानी कि अब जिसकी इनकम 12 लाख से 15 लाख के बीच में है तो उसे 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर जिसकी 15 लाख से 20 लाख तक है उसे 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर आता है 20 लाख से 24 लाख तक, उसे 25% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके बाद उसने फ्लैट कर दिया है, यानी कि 24 लाख के बाद आपको 30% ही देना है, उसके बाद कोई स्लैब नहीं। उसके बाद 24 लाख के ऊपर जितना भी 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जितना भी कमाता है उसके ऊपर 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। These adjustments are designed to increase disposable income from taxpayers, thereby boosting consumption and economic activity। ये समायोजना करदाताओं की खर्च योग्य आय बढ़ाने के लिए किया गया है। यानी यहाँ भी लिख रहा है कि खर्च, अभी तक तो बेचारा खर्च क्योंकि टैक्स ही पे कर रहा था, खर्च क्या कर रहा था, पर गवर्नमेंट कहती है स्लैब में लिखा हुआ है कि खर्च करने के लिए तेरे को मैं और पैसे देती हूँ और उसको भी तू खर्च के इनडायरेक्ट टैक्सेस में मेरे को पैसे दे दे। जाए ना नहीं है तेरे को, जाना नहीं है, आना मेरे पास ही है, जिससे उपभोग और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हो सके। यानी कि सरकार की आर्थिक गतिविधियों में वो पैसा जो बचा हुआ पैसा फिर से लग जाए, यानी पैसा दे के जा, लेके मत जा। की पॉइंट्स repaid under section 87A under the new tax regime no tax is payable on income up to 12 lakh, यानी
इसमें क्या कहता है कि जो नया रिजिमा है वो किसके 87A के अंडर आता है, जिसमें 12 लाख तक एक आम इंसान को रिलीफ दी गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, सैलरी टैक्स पेयर आर एलिजिबल फॉर ए स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000 इफेक्टिवली इंक्रीजिंग द टैक्स पेयर इनकम लिमिट टू 12,75,000। मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन, वेतन भोगी करदाताओं के लिए 75,000 की मानक कटौती उपलब्ध है, जिससे उनकी कर मुक्त आय सीमा बढ़कर 12,75,000 हो जाती है। यानी कि उसे 12,75,000 देके तो उसकी जान छूट सकती है। फंसा तू गया नहीं, आजा तू इधर ही। सरचार्ज, ये सरचार्ज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल विद हायर इनकम। अब इसके ऊपर क्या हुआ है कि उसने सरचार्ज भी लगा रखा है जिसकी हायर इनकम है, यानी जिसकी एक लेवल से ऊपर इनकम है तो उसे सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा। 10% सरचार्ज ऑन इनकम बिटवीन 50 लाख एंड 1 करोड़, जिसकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, यानी एक सैलरी पर्सन, नॉट ए बिजनेसमैन, सैलरी पर्सन जिसकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, उसे कितना 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है 15% सरचार्ज ऑन 1 करोड़ टू 2 करोड़, जिसकी 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, उसे 15% सरचार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद आता है 25% सरचार्ज और इनकम बिटवीन 2 करोड़ टू 5 करोड़, जिसकी 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, उसे 25% सरचार्ज देना पड़ेगा इनकम टैक्स के ऊपर। अब आता है 37% सरचार्ज ऑन इनकम अबव 5 करोड़, जिसकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है, सालाना जिसकी 5 करोड़ से ऊपर है, उसे फिक्स 37% सरचार्ज देना पड़ेगा। नोट, द मैक्सिमम सरचार्ज रेट ऑन सर्टेन स्पेसिफिक इनकम टाइप्स इज कैप्ड एट 15%। नोट, कुछ विशेष आय पर अधिभार की अधिकतम दर कुछ इनकम्स पे रिबेट दिया गया है, जिसमें सिर्फ एक स्लैब होगा 15%। अब बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी स्टैंडर्ड टैक्स रेट। अब डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर जो स्टैंडर्ड रेट टैक्स है उसके बारे में बात करते हैं। 20% for companies with a total turnover gross received not exceeding 400 crores in the previous financial, जिसकी पिछले साल 400 करोड़ के नीचे इनकम है, उसे क्या है 25% टैक्स पे करना पड़ेगा। और जिसकी 400 करोड़ से ऊपर है, यानी जिस कंपनी की इनकम 400 करोड़ से ऊपर है, उसे 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। ऑप्शन टैक्स रेट अंडर स्पेशल प्रोविजन, यानी कुछ रिबेट भी दी गए हैं कि यानी कुछ सेक्शंस के अंडर अगर कोई कंपनीज आ रही हैं जो इनकम करती हैं उस सेक्शन के अंडर, तो उन्हें कुछ रिलीफ भी दिया गया है, जैसे कि 20% प्लस 10% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन अंडर सेक्शन 115BA। कंपनीज ऑप्टिंग फॉर दिस रेट मस्ट फॉरगो सर्टेन एग्जम्पशन एंड डिडक्शन, यानी अगर कोई कंपनी सेक्शन 115BA का बेनिफिट उठाती है तो उसे 22% और 10% सरचार्ज और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दिया जाएगा। 22% प्लस है 10% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अंडर सेक्शन 115BA। कंपनीज ऑब्टेनिंग फॉर द रेट मस्ट फॉरगो सर्टेन एग्जम्पशन एंड डिडक्शन, यानी जो कंपनीज सेक्शन 115BA ऑब्टेन करती है तो उससे क्या क्या है 22% टैक्स प्लस 10% सरचार्ज और उसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना पड़ेगा, यानी उन्हें कुछ रिलीफ दे दी गई। फिर आता है 15% प्लस 10% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अंडर सेक्शन 115BA। अगर कोई कंपनी 115BA भी सेक्शन ऑब्टेन करती है, उसे 15% टैक्स, 10% सरचार्ज और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ता है। बट इसमें कंडीशन यह है कि वो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अक्टूबर 2019 1 अक्टूबर 2019 के बाद में लगी होनी चाहिए और उन्होंने क्या है मार्च 31 2024 तक अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी हो, तो उन्हें ही ये बेनिफिट मिलेगा। These companies must adhere to specific condition to avail this rate, यानी ये कंडीशन अगर कोई फुलफिल करता है उससे ही ये टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं फॉरेन कंपनी स्टैंडर्ड टैक्स रेट्स। अब फॉरेन कंपनीज के स्टैंडर्ड टैक्स के बारे में बात करते हैं।
जैसे 40% ऑन इनकम अर्न विद इन इंडिया। अगर कोई फॉरेन कंपनी है, वो जितनी भी इनकम करते तो उसे 40% फिक्स टैक्स पे करना पड़ेगा। एडिशनल लेविस, सरचार्ज एप्लीकेबल बेस्ड ऑन इनकम लेवल। सरचार्ज एप्लीकेबल है इनकम लेवल के ऊपर, यानी वो जो इनकम करती है उसके ऊपर उसे सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा। 7% ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज इफ इनकम एक्सीड 1 करोड़। जिन डोमेस्टिक कंपनीज की इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, उन्हें क्या है, टैक्स के ऊपर 7% सरचार्ज भी देना पड़ेगा। उसके बाद आती है डोमेस्टिक कंपनी जिनकी इनकम 10 करोड़ से ऊपर है, उन्हें टैक्स के ऊपर 12% सरचार्ज भी देना पड़ेगा। अब फॉरेन कंपनी है, अगर उनकी इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो उन्हें इनकम टैक्स के ऊपर 2% सरचार्ज देना पड़ेगा। इसी तरह वो फॉरेन कंपनी जिनकी इनकम 10 करोड़ से ऊपर है, उन्हें टैक्स के ऊपर 5% सरचार्ज देना पड़ेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड एडिशनली 4% ऑन द सम ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। उसके बाद उन कंपनीज को 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा। पहले इनकम टैक्स, फिर सरचार्ज, उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आज आपको डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में विस्तार से बता दिया है। अगला वीडियो जो मेरा आ रहा है वो एसएससी एग्जाम्स के ऊपर है, यानी एसएससी एग्जाम्स क्यों स्टार्ट हुए, कब स्टार्ट हुए, और एसएससी एग्जाम्स के बाद कौन कौन सी पोस्ट मिलती हैं, और इनका एग्जाम्स कैसे होता है, सब्जेक्ट कौन से हैं और कैसे पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल से अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ। इसके साथ मैं एसएससी एग्जाम्स के बारे में एक पूरा स्टडी मटेरियल लेके आ रहा हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद मैं बैंक पीओ का भी लेके आऊँगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको लॉ के बारे में भी अच्छी जानकारी दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।